ठीक है, देखो तो कल जो हमारा टॉपिक था वो था कौन सा, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, होता क्या था ये, ए एक्स इज इक्वल टू वी, वेयर ए इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड वेक्टर और वी आपका कॉलम वेक्टर। कंडीशन ये थी कि देखो प्रदुम तुम आए नहीं थे, वी क्या है, जीरो नहीं है अगर वी डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब वी है कैसा, वी कुछ इस टाइप, कॉलम वेक्टर का मतलब कुछ इस टाइप का होगा, है ना, एन रो एंड वन कॉलम, इस टाइप का। अब एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। और यहाँ पे क्या होगा कि कुछ जो भी इंटियाँ बैठी होंगी, मान लो ए बी सी कुछ इस टाइप से, वो सारी जीरो नहीं होंगी बस, तो उसे बोला जाता है वी डज नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर वी तुम्हारा जीरो हो गया, इसका मतलब हो गया ये सारे जीरो हो गए। तो अगर यहाँ पे राइट साइड में पूरा जीरो हम वेक्टर राइट कर देते तो उसको बोला जाता है होमोजीनियस इक्वेशन। और यहाँ पे अगर हम बी को जीरो नहीं लिया तो उसे बोला जाता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये पढ़ रहे थे। फिर इसके बारे में हमने ये बताया था कि इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। कैसा कैसा कौन कौन सॉल्यूशन आते हैं, हमने कल ये देखा था कि ये यूनिक सॉल्यूशन भी देता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन भी देगा। दूसरे नंबर पे ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी दे देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। और फिर क्या दे रहा था, ये नो सॉल्यूशन दे रहा था, ठीक है। इन दोनों यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को बोला जा रहा था कंसिस्टेंट, स्पेलिंग तुम मिलाते रहना यार, कंसिस्टेंट। और इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, बोलो नॉन कंसिस्टेंट जो बोलना है, इनकंसिस्टेंट बोला। मतलब जब सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन मतलब अब यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट पर है सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो है। इनकंसिस्टेंट मतलब है सॉल्यूशन नहीं आ रहा आपका। अब इन दोनों का डेफिनेशन, अब ये कैसे पता करेंगे कि कहाँ इनकंसिस्टेंट है कहाँ कंसिस्टेंट है। तो बताया था हमने पहले, यहाँ क्या करना है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड वी मैट्रिक्स की रैंक ऑफ ए इक्वल टू ना हो, है ना, डज नॉट इक्वल, तो वहाँ से बोल देते सीधा बोल दो इनकंसिस्टेंट आ गया। इसमें आपने एक की रैंक 3 है, एक की रैंक 4 है। हाँ, इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालेंगे। हाँ, उसमें आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, फिर नहीं, जैसे मान चलो उसमें इक्वल आ रही, कंसिस्टेंट है ये। अच्छा, हाँ, और उसमें फिर हम लोग नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालेंगे तो उसमें 100% एक नहीं काटा जाएगा। अगर n माइनस r किया तो वो तो कट जाएगा, जीरो हो गया, एक 1 बचा, 1 बचा, हाँ, हरदम 1 आएगा, हरदम बनाएगा। एक सॉल्यूशन तो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं। देखो यहाँ पे क्या होता है, हाँ वही चीज़ बताने वाले हैं आज। होता क्या था, तुमने ये पढ़ रखा है कि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हमेशा सॉल्यूशन देता। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं एन माइनस के आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपने क्या किया, ए एक्स इज इक्वल टू वी आपका एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम आपने लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लिया, और x बराबर आपने कहा x1 भी एक सॉल्यूशन है इसी का, बिल्कुल हमने निकाल लिया, कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा, तो ए x1 इक्वल टू वी हो जाएगा। अब ये इक्वेशन को तुम फर्स्ट कर लो और ये इस इक्वेशन को तुम सेकंड कर लो और दोनों का डिफरेंस कर दो। देखो जैसे डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉमन आएगा, x माइनस का x1 इज इक्वल टू क्या आया, जीरो आ गया, बन गया होमोजीनियस। दो, यानी कि तुमने क्या किया, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम को लिया और उससे ही तुमने उसी और एक सॉल्यूशन ले बैठे पहले से ही। देखो x1 इज अ सॉल्यूशन, मतलब पहले से हमारा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन था वो तुम्हारा कंसिस्टेंट था, और उस कंसिस्टेंट के जो सॉल्यूशन होंगे x y z की जो भी वैल्यू होगी हमने उसको x1 बोल दिया, और उस x1 को सेटिस्फाई कराया तो v आ गया, फिर डिफरेंस निकाला तो ये आया। अब हम यहाँ पे कह पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, मान लो से कह दो x माइनस x1 इज इक्वल टू वाई, बोल दिया x माइनस इक्वल वाई, तो ए वाई कितना आ गया तुम्हारा, जीरो, ए वाई कितना आ गया, जीरो। अब यहाँ से तुम एक चीज़ और निकाल सकते हो, x तुम्हारा क्या है, यहाँ से देखो y प्लस x1, बोलो ये एक रिलेशन मिला, सब हिला दिया, x इक्वल टू वाई प्लस x1। अब ये बताओ y क्या है, y यहाँ से निकाला और y है क्या,
इक्वेशन जो है वो एक होमोजीनियस इक्वेशन है। बोलो सार्थक, तुम्हारा डाउट क्लियर कर रहे हैं हम। होमोजीनियस इक्वेशन है और होमोजीनियस इक्वेशन में ये जो y के सॉल्यूशन होते हैं वो क्या निकलते हैं, n माइनस आर। इतने की बात हम करें तो वो तो हम यहाँ से देख पाए n माइनस आर सॉल्यूशन होते ही हैं लीनियर इंडिपेंडेंट। तो ये y के प्लेस रख देंगे n माइनस आर, और एक x1 जो पहले से निकाले बैठे थे वो किसका है, नॉन होमोजीनियस वाला। x1 किसका है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम का। तो यहाँ से क्या मिला 1, और तो ये यहाँ से सॉल्यूशन आता है x इक्वल टू एन माइनस आर प्लस के 1। अगर रैंक पूरी आती है n के इक्वल टू तो वहाँ पे ये तो तुम्हारा 0 हो गया, इसका मतलब तुम्हें आर्बिट्री कुछ लेना नहीं पड़ा। पर एक सॉल्यूशन हमेशा आएगा जो v वाला वेक्टर देगा ना, वो मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो एक ही सॉल्यूशन आएगा फिर, और अपने पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी x y z की, कोई आर्बिट्री नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। ये 1 का मतलब सॉल्यूशन है नॉन होमोजेनियस वाला, जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा x y z की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, हाँ एक सेट बन जाएगा तीनों वैल्यू का, वो 1 है हमारा। तो 2 आता तो एक यहाँ से होता, यानी एक आर्बिट्री होता और एक तुम्हारा पर्टिकुलर होता। ठीक है, लेकिन ये जो 1 है ना वो 0 सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान रखना। इट इज़ नॉट ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब जहाँ पे x बराबर 0 y बराबर 0 z वो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, कंफर्म। ठीक, अब देखो कल वाली क्लास चल रही थी अपनी, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की लड़ाई, और यहाँ पे हमने देखा रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक, नोट तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है, रैंक ऑफ ए भी डेसिमल को रैंक ऑफ ए, तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट। और यहाँ पे हमने देखा रैंक ऑफ ए, अच्छा अब सही है नहीं, अब तो नोट आराम से घर जाए कर लो। यहाँ पे हमने देखा था कि अगर ये इक्वल है तो हम कह देंगे कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यूनिक कब होता था, जब ये n के बराबर आते थे, और n क्या होता था, नंबर ऑफ अननोन्स, या कॉलम बोलो आप। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा बेटर है कि कॉलम में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। और अगर लेस देन n आती है तो समझ लेना वहाँ पे क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इतना हम कल चले थे। अब आज हम तुम्हें कुछ 5 क्वेश्चन कराएंगे जो कि सारे बुंदेलखंड में आए हुए हैं। बस एक्सरसाइज पर तुम लगाना, एक जैसे क्वेश्चन है। 10th इसी एक्सरसाइज का, ठीक, 10 बता देंगे। और ये हो गया तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलो देखो फिर 10 बताना है। चलो 10 के पहले हम कुछ एक दो क्वेश्चन और ले लें जो बुंदेलखंड वाले हैं, इसके बाद हम 10 बता देंगे। ठीक है, बैठ गए हैं इसका तुम अच्छे से। थोड़ा असुविधा के लिए हमें खेद। तो ये रब कर दें बायोडाटा, क्योंकि जगह थोड़ी शॉर्ट पड़ेगी, है ना। पार्थ यूट्यूब पे कमेंट क्या कर रहा है कि अब हम नहीं आएंगे, यूट्यूब पे पढ़ेंगे। हमने कहा ऐसा मत करो यार। वाई द यूज ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, 2x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 52 और 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, उन्होंने कहा सॉल्व द इक्वेशन, सीधा सीधा बोल दिया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये मतलब कोई भी ज़्यादा वैसे इन्हें घुमाया नहीं है, सीधा पूछ लिया है। बताओ पहले तो इक्वेशन पहचानो और ये बताओ कौन सा इक्वेशन है, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। भाई आपको अभी तो चला पता कि एक्सरसाइज सेकंड चल रही तो नॉन होमोजेनियस ही होगी, बट वैसे तुम्हें ये देखना चाहिए ना, ये कोफिशिएंट है 9 है, इधर 0 अगर होता, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ 0 है, ठीक है, बट सारे तो नहीं है ना। अगर ये भी 0 होता, ये भी 0, तब कहते हैं होमोजीनियस है। तो पहला हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, ये पता लग गया, क्योंकि अभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या पता यही पूछ लें, इतना छोटा तो नहीं पूछेंगे, फिर भी एग्जाम्पल 10 देख रहे हैं अभी हम, बुंदेलखंड में आया इसलिए। तो ये हो गया नॉन होमोजीनियस। इसके बाद अब ये पता करना है सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है, क्योंकि नॉन होमोजेनियस तीनों सॉल्यूशन आते हैं, यूनिक, नो और इनफाइनाइट। अब इसमें ये पता करो कौन सा है, तो वो पता करने कैसे करते हैं, अपने इस फॉर्म को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 1 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1, इसका 1 ऐसे, और फिर 2 5 7 2 1 माइनस 1। ठीक है पर तुम ऐसे लिखते हैं, और ये हो जाता है x y z, क्योंकि वापस अगर आप फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर वापस हमें वही चीज़ मिल जाएगी। और राइट साइड में 9, हाँ भाई 52, और ये 0 बन गया।
4 वाली मैट्रिक्स बनाएंगे। अभी तो हमने कितना किया, ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, वी हो गया। अब बनाना है हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप ए वाला ले लो और डॉट करके बी वाला वेक्टर ले लो, ये तो कर रहे थे कल। तो 1 1 1 2 5 7 2 1 -1 और ये डॉट डॉट कर दिया 9 52 और 0, ये इसे बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब यहीं से पता करना है, आप किसी का निकालोगे रैंक ऑफ ए, इतने इसको बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे ओनली ए, और इस पूरे को बोलते थे ए वी। यहाँ से निकालेंगे रैंक, अगर दोनों की रैंक पता करते हैं पहले, तो रैंक निकाले कौन से मेथड से लगाएंगे भाई, रो रिड्यूस फॉर्म लगाएंगे ना, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता, ये तो पता ही है, नहीं पता पर तुम पता है, नहीं पता तो हमारा यूट्यूब वीडियो देखें। R2 क्या करें, R2 - 2R1 और R3 - R3 - 2R1। ऐसे पहले हमारे टीचर भी कहते थे, नहीं पता तो आप मेरा पिछला वाला यूट्यूब वीडियो देखें, मैंने उसमें जो डाउनलोड अपलोड करके रखा है। यूट्यूब चलाते आप तो यूट्यूब भी चलाते हैं? हाँ, सब चलाते। हमने भी आधा ज्ञान यूट्यूब से लिया, आधा ज्ञान अपने चैनल से लिया। तो हमें R2 - 2R1 करा और R3 को R3 - 2R1, क्योंकि हमें यहाँ 0 बनाना है, हम बना रहे हैं एक्लन फॉर्म, रो एक्लन फॉर्म। ये क्या होती है, ट्रायंगल टाइप की होती है। बिल्कुल कोई एंट्री हो, उसके नीचे सारे 0 बना लो, कुछ ऐसा, फिर ऐसे यहाँ पे 0 बना लो, है ना। तो बताओ ज़रा क्या होगा, 1 1 1 और ये 9। चेंज तो R2 में होगा ना, दूसरी रो में चेंज होगा और तीसरी रो में R3 में चेंज होगा। तो बताओ यहाँ कितना होगा, 0, क्योंकि 2 और -2। यहाँ पे आ जाओ, 5 - 2 कितना हुआ, 3, और फिर 7 - 2 5, और यहाँ पे 52 - के 18, ज़रा बताना, 52 - का 18 34, बोलो। लेकिन माइनस का नहीं, प्लस का आएगा। ओके, 34 आ गया। फिर यहाँ पे 0, क्योंकि 2 का ही मल्टीप्लाई करना। 1 - 2 कितना हुआ, -1, ठीक है। और फिर -1 और -2 है ना, -3 और यहाँ पे 0 -18, तो -18, बोलो समझ में आया, इतना सही है। इसके बाद हमें क्या करें, ये वन को ऊपर पहुँचा रहे हैं। अब हम करेंगे R2 इंटरचेंज R3, ठीक है। इक्विवेलेंट किसका हो गया, ये 1 1 1 9, फिर सेकेंड रो जो है वो R3 में चली जाएगी और R3 R2 में चली जाएगी। तो 0 -1 -3 -18 0 3 5 34, सही है। इसके बाद क्या करो, R3 को आप चेंज करो R3 एंड प्लस 3R2, क्योंकि हमें अब ये 0 बनाना है प्रथम, पहला 0 मिल चुका ना सारा। अब इसके बाद ये सर्कल लगा लिया करो, इन्हें पाइवट बोला जाता है। इसके बाद अब ये सोचो इसके नीचे 0 बनाना है, तो वही डे 1 से ये पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 9 और ये 0 -1 -3 -18 0 0, क्योंकि कितना आएगा 3 और -3। यहाँ पे क्या हो गया 5, है ना, और माइनस के 9 कितना हो गया, -4। ओके, फिर यहाँ पे 34 और माइनस का 57 नहीं 54, है ना, तो 20 बचेगा, किसका, वो भी माइनस का। ओके, तो यहाँ से हमने ये देखा कि इस इतने ए की अगर रैंक देखी जाए, बताओ आंसर कितनी है रैंक, ये ए की रैंक कितनी है, हाँ, रैंक ऑफ ए कितना है, 3 है। और अगर पूरे की देखी जाए रैंक ऑफ ए बी, ऑब्वियस 3 होगी, क्योंकि अगर यहाँ 0 भी होता तब भी ए बी तो पूरा देखेंगे हम, तो उसकी भी 3 आ गई। तो रैंक ऑफ ए बी तो आ गई 3। और हमने ये भी देखा कि 3 तो, और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, वो भी 3, एक्स वाई जेड। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल टू आ गया। देखो पहला काम ये कि पहले आप ये दोनों चेक करो कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, फिर दूसरा काम ये होता है कि अननोन्स भी गिन लो कितने हैं। तो हमने देखा तीनों चीज़ बराबर आ गई, और जब तीनों चीज़ बराबर आती है तो यहाँ पे मिलता है तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से दैट इज़ हमें फाइंड हो गया कंसिस्टेंट होगा
और कंसिस्टेंट में कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन वाला होगा। अच्छा, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो कौन से एक्स वाई जेड होंगे भाई, यही तो है कि जो हम यहाँ रख दें और हमारा 9 आ जाए, यहाँ रखने से 52 आ जाए और यहाँ रखने पे 0 आ जाए, ऐसे कौन से एक्स वाई जेड है, उनको निकालने में क्या करोगे अब आप, यहीं पे वापस एक्स वाई जेड करेंगे और कंपेयर करा दें, निकल के आ जाएगा। इतना नोट करो, आएगा आएगा समझ में आएगा। ये छोटी चीज़ें हैं। अरे कल पढ़ेंगे आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यू, जो कि कितने चैप्टर हैं इसमें? इसमें जो चैप्टर हैं, देखो मैट्रिसेस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। इसके बाद है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स का पार्ट। इसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, अप्लाइड मैथमेटिक्स आ गई, उसका पार्ट भी है। उसमें है 5th चैप्टर, इसके 4th, उसके 5th, कितने हो गए 9 चैप्टर हैं। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री, फालतू की, पर वो कॉम्प्लेक्स में काम आती है इसलिए पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो 1 से लेके 4 तक उसमें टॉपिक हैं। इसमें लगे 4, 5, 9 और 13 हैं पूरी तरह से चैप्टर इसमें। उसमें से तुम आज 3rd चैप्टर ख़त्म कर लोगे, कल हम 4th पे आ जाएंगे, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा समझ भी लो यार। हाँ लो छापो। अच्छा, एक तरीका और है, मान लो इतना सारा प्रोसीजर तुम्हें ना करना हो, तो जैसे मान लो अभी तुम ये पढ़ रहे हो कि ए एक्स इज इक्वल टू वी, यही तो पढ़ रहे हो, और अगर तुम्हें ये गारंटी मिल जाए कि यहाँ पे ए जो है वो डिटरमिनेंट उसका 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब यही तो हुआ कि उसकी रैंक कॉलम के बराबर अननोन्स के इक्वल आ गई। यही तो बता रहे हैं कि जब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ रैंक, पूरी रैंक आएगी। अच्छा, यहाँ से बताओ, अगर डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो ए इनवर्स एग्जिट हो जाएगा। तभी तो 12th वाला कि जब हम पहले जब किसी तुम्हें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता था तो तुम सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक करते थे कि 0 तो नहीं आ रहा। अगर 0 आता था तो तुरंत देते इनवर्स डज नॉट एग्जिट, और अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो गुस्सा आती थी, फिर अरे कहाँ से आ गया ये, अब करना पड़ेगा, फिर करते थे। तो अगर ए इनवर्स एग्जिट हो रहा है तो हम इसमें प्री मल्टीप्लाई करें दोनों साइड ए इनवर्स का, तो ए इनवर्स का ए यहाँ करा और यहाँ पे भी ए इनवर्स करेंगे। अब बताना ए इनवर्स ए कितना कर देते हैं, आइडेंटिटी, और ये हो गया x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स बी, यानी जो x अभी x मतलब ये x क्या है, ये x मतलब ये वाला टपल्स वाला जो भी जितने वेरिएबल्स होंगे, और ए इनवर्स उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा, मान लो कुछ इस टाइप का ही आएगा, और बी तुम्हारा जो कॉलम वेक्टर है समथिंग ये। अब इनका तुम जब मल्टीप्लाई करोगे ना सार्थक और इक्विवेलेंट करोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। एक मेथड ये हुआ, ये 12th का मेथड हो गया। हाँ, आगे कुछ याद अब यहाँ से, और हम वही काम अब यहाँ पे कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कैसे निकाल लें हम, इतने इस बेस से ना जाके इस तरीके से जाएंगे और यहाँ से एक्स वाई जेड अपने निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, वहाँ पे अब ये मेथड थोड़ा चलेगा, पर एक समझ में आ गई बात, कर क्या रहे हम, तो हम एक्स वाई जेड के मान ही निकालने हैं, तो एक तरीका तो ये था। अच्छा, यहाँ पे ये बताओ, कोई ये बताएगा कि इस वाले क्वेश्चन में कुछ, इस वाले क्वेश्चन में ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन वो नहीं सुनते, इस वाले क्वेश्चन में डिटरमिनेंट 0 आएगा या नॉन जीरो आएगा? डेफिनेट, क्योंकि रैंक आपने देखी 3 ही आई है, एक ही, और नंबर अननोन्स के इक्वल है, तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ, मतलब ए इनवर्स एग्जिट हो सकता, हो जाएगा, उस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन नहीं करना। अब देखो इस एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इतने मैट्रिक्स को उठाया क्योंकि ए मैट्रिक्स है और हमें ए एक्स, हमें तो ये देखना चाहिए ना, ए एक्स करना है और इक्वल टू वी लाना है। ए को उठाया 1 1 1 0 -1 -3 0 0 -4, ठीक है, और ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड, और इक्वल टू में चल रहा था वी वेक्टर 9, नहीं ये वाला भैया, ये वाला 9 माइनस का 18 -20। अब इसको क्या करो, बॉटम टू टॉप के लिए सॉल्व करा करो हमेशा, नीचे से ऊपर की ओर।
तो अगर हम यहाँ से जाएंगे 0 0 एंड माइनस का 4z कंपेयर करोगे राइट साइड माइनस का 20 कैंसिल करा, देखो z कितना मिला, एक मान मिला। अब हम क्या करें, इस वाले पकड़ेंगे, 0 खत्म हो गया, ये आ गया माइनस का y माइनस का 3z इजिकल टू माइनस का 18, सही है। 18 पता नहीं 0 जैसा बनता हमसे। अच्छा, अब माइनस के 5z की वैल्यू यहाँ पर कर दो, कितनी हो गई 15, बोलो। तो माइनस वाई माइनस 18 प्लस 15, तो y इक्वल टू कितना आ गया +3। हाँ, y इक्वल टू कितना आया +3। और अब इस ऊपर आ जाओ x प्लस वाई प्लस जेड, है ना लास्ट इक्वेशन, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। सो x निकालना है, y कितना है 3 है, z कितना है 5 है, तो ये हो गया 9। तो देखो 9 माइनस 8 x भी आ गया 1, तो तीनों वैल्यू आई, x भी 1, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया आपका 1, 3, 5, यही होगा आपका x। क्यों, ये x होगा। अब आप रख के चेक कर लो, देखो x यहाँ 1 रखो, 3 रखो, 8 रखो, 5 रखो, 9 आ रहा। हाँ, अच्छा इसमें चेक करो जरा, 2 और ये कितना हो जाएगा 15, 17 और ये 35, 35 प्लस 17 52, हाँ टोटल 52 भाई। यहाँ पे आ जाओ, 2 आया ये, है ना, और प्लस 3 और माइनस 5, देखो हो गया ना। तो ऐसे एक्स वाई जेड मिल गए जिनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर पा रहे और एक को सेटिस्फाई हो पा रही। तो कितने इसके एलआई सॉल्यूशन कितने आएंगे, कितने लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आए, ओनली 1। क्यों, वो फॉर्मूला n माइनस के r प्लस के 1, n कितने हैं 3, r भी 3 और 1 कौन सा नॉन होमोजीनियस वाला, होमोजीनियस इक्वेशन यहाँ आई ही नहीं है। कहाँ पे 2, यहाँ पे, इधर 2 कैसे आ जाएगा, तो जब ये नहीं, अब जो कुछ होगा यहाँ होगा, उधर कुछ नहीं होगा। जो भी देखो इनफाइनाइट पे ही बनेंगे केस, इधर हाँ बिल्कुल, फिर 2 आता, तो एक तुम्हारा होमोजीनियस वाला होता, एक तुम्हारा नॉन होमोजीनियस वाला होता, यानी हर एक नॉन होमोजीनियस में होमोजीनियस कंटेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो यूनिट सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है तो लिख लो आंसर। क्या है तुम्हारी पंचायत चल रही, क्या है दिक्कत, क्या है फिर तुम हम कुछ उल्टा सीधा बोल नहीं सकते यार। अच्छा, जल्दी करो, अभी क्वेश्चन कराने में बहुत ज़्यादा आज, ऐसे ही ख़त्म होगी, कल पढ़ेंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स। हो गया, देखते रहना तुम लोगों को, चल रहा है ना, नहीं बंद हो जाए बीच में ही। एक बार हम घर पे बना रहे थे यार, बंद हो गया, अब हम लगे पूरी लगन से मेहनत करे, पसीना बहा दिया हमने 1 घंटे से, हमने देखा बन गई होगी, उसमें वो झपड़ गया, बंद हो गया, हमने लो बड़ा कष्ट हुआ हमें फिर। ये भी 16 एग्जाम, अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत ज़्यादा आया यार ये। इसमें लिखा इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा एंड म्यू दी साइमल्टेनियसली इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, है ना कुछ ऐसे ही है। हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा, माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 18 और माइनस 4z, क्या लिख लिया हमने, रुको 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 रुको,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू। ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहला कह रहे हैं अपन को अलग अलग कंडीशन निकालनी है। नो सॉल्यूशन के बारे में बताओ, कह रहे हैं जब नो सॉल्यूशन होगा तब लैम्डा म्यू की वैल्यू क्या होगी, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तब लैम्डा म्यू कैसे होंगे, और अगर एक क्वेश्चन में सारे सब कुछ पूछ लिया इन्होंने, और अगर एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं तब लैम्डा और म्यू क्या होंगे, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, एक्स प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू, ठीक है। आइए देखते हैं, मिल गया क्वेश्चन। ये पता नहीं कौन सी बुक लाई है। अब इसको अगर बनाए मैट्रिक्स फॉर्म में क्या बनेगा, 1 1 1, ठीक है। डायरेक्ट कर दें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सीधा बना दें अब हम, है ना। अब तो चल गया पता। फिर यहाँ पे 1 2 3 10 और ये 1 2 लैम्डा और ये म्यू। बिल्कुल कांस्टेंट होंगे, बिल्कुल होंगे, अलग अलग वैल्यू आएंगी, कुछ तो होंगी पर्टिकुलर वैल्यू, है ना। एक क्वेश्चन समझ में आया इतना होगा, ठीक है। फिर तुम इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसका रैंक निकालेंगे एक्लन फॉर्म से। तो क्या करो, R2 को R2 माइनस R1 और R3 क्या करेंगे, R3 माइनस R1, ये करना है। तो ये 0 0 हो जाएंगे। क्या हो गया, ये 1 1 1 6, देखो यहाँ पे 0 होगा, 2 से बन गया 1, 3 बन गया कितना 2, और यहाँ पे 4, यहाँ से करो 0 2 बन गया अगेन 1, ये हो गया लैम्डा माइनस 1 और ये हो जाएगा म्यू माइनस 6 सर्कल। एंड यहाँ अब हमें इसके लिए 0 चाहिए, वो कैसे आएगा, R3 को R3 माइनस R2, ठीक है। R3 को R2 से करो, 1 से नहीं करना, 1 से करेंगे तो ये वाला 1 फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो वहाँ से करा जाता है जहाँ पे 0 होता है, क्योंकि यहाँ इफेक्ट ना पड़े, बस ये ध्यान रखना होता है, इसलिए हम जस्ट एक ऊपर वाले से करते हैं। फिर तो ये हो गया 1 1 1 और ये 6 0 1 2 4 0 0 लैम्डा माइनस 3 और म्यू माइनस का 10 हो गया। काम क्वेश्चन हो गया यहीं पे। अब देखना, अगर पहले हम बात कर रहे हैं इन दो पे बात डिजर्व होगी पूरी। अगर मैं कह दूँ लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड म्यू माइनस 10 इक्वल टू 0, दोनों ही 0 हैं, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा और म्यू इक्वल टू कितना आएगा 10 आएगा। लेकिन जब ये दोनों 0 इस जगह दोनों 0 कर देंगे, मान लो मैंने दोनों 0 मान लिया, तो कुछ ऐसा बन जाएगा मेरा 1 1 1 0 1 2 0 0 0 और 6 4 0। बोलो तो रैंक ए की कितनी है, रैंक ऑफ ए कितना है भाई, 2 ही रो हैं, और रैंक ऑफ ए भी कितना है, वो भी 2। तो हमें चेक क्या करना होता है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वो तो 2 आया, बट लेस देन 3, क्यों, अननोन्स कितने हैं 3। तो सॉल्यूशन तो होगा, पर कैसा सॉल्यूशन होगा, वेरी गुड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला ना यहाँ से। कब, जब लैम्डा और म्यू की वैल्यू दोनों को 3 और 10 लोगे तब, पहली कंडीशन। ये हमने लास्ट बार लगा दिया, ठीक है। तो थर्ड का आंसर तो ये आया, जब आपका लैम्डा 3 होगा और म्यू 10 होगा, दोनों एक साथ, तब जाके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। अब तुमसे कह दिया जाए कि अगर लैम्डा माइनस 3 अकेला 0 है पर म्यू माइनस 10 डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 नहीं होगा तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ 0 होगा पर यहाँ 0 नहीं होगा ना, ये कुछ ऐसा रखा रहेगा, बस ऐसे नॉन जीरो वाला टर्म होगा, कुछ जो भी होगा। तो हमने देखा रैंक ऑफ ए कितनी है, बोलो अंशका, 2 ही रहेगी, पर रैंक ऑफ ए भी कितना हो जाएगा, वो 0 नहीं है, अब उसकी रैंक कितनी होगी 3, क्योंकि वो 0 नहीं है ना, तो बराबर ही नहीं है। तो यहाँ से क्या मिला हमें, नो सॉल्यूशन। तो ये मेरा फर्स्ट का आंसर आया ना, कब, जब लैम्डा 3 होगा और म्यू की वैल्यू 10 ना हो तब। अच्छा, अगर आपने कहा नहीं लैम्डा माइनस म्यू 10 ना हो, तब म्यू 10 ना हो तब, जब 0 कभी नहीं होगा, ये जब ये 0 नहीं होगा ये 0 होगा, इसे 0 करना है, इसे दो कंडीशन में नहीं, अभी इतना हुआ। अब सुनो ध्यान से,
अगर ये जीरो कर लें, ठीक है, और इसे आपने जीरो नहीं लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपने इसे जीरो कर लिया, इसे जीरो नहीं किया, तो इस सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, रैंक ए की कितनी होगी। अच्छा ये तो कर चुके ना, ये कर चुके, सॉरी, इसे जीरो ना करें और इसे जीरो कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर जीरो नहीं करेंगे इसे तो रैंक ऑफ ए कितना होगा 3, और रैंक ऑफ ए भी कितना होगा, नहीं, हम ए भी पूरे में देखना है। ये गलती एग्जाम में हम भी करे हैं कई बार, तो प्लीज़ आप मत करो, इसलिए हम कह रहे थे अगर ये जीरो नहीं होगा तो यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा माइनस 3। चलो ये मान लो जीरो हो भी गया तब भी, अगर ए को देखोगे तो यहाँ तक देखोगे, ठीक है, लेकिन ए बी को देखोगे ना तब तो पूरे को देखो, तब भी पूरे में तो वो तब भी 3 होगी। तो इस केस में आएगा यूनिक सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना। तो कब, जब लैम्डा की वैल्यू 3 ना हो, बस म्यू तुम्हारा कैसा भी हो, म्यू तुम्हारा कैसा भी हो, बस लैम्डा पे डिजर्व करेगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए केवल लैम्डा देखना होगा, म्यू कुछ भी हो, जीरो हो ना हो मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ जीरो हो तभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जीरो हो नहीं भी होगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो एक ही रैंक अगर फुल आ गई ना तो ए बी की फुल वहाँ देखना ही नहीं है। कन्फर्म। तो 3 केस बने, अगर दोनों वैल्यू निकल के लैम्डा 3 म्यू 10 पे आ रहा तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा तुम्हें, इनफाइनाइट। और अगर लैम्डा 3 है पर म्यू 10 नहीं है, लैम्डा 3 है पर म्यू 10 नहीं है तो तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा कैसा, नो सॉल्यूशन। और ये हो गया सेकंड का आंसर। अगर लैम्डा 3 ना हो बस तो फिर हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कन्फर्म है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बार CSIR ने पूछा था नेट ने। अब बताओ। हाँ हाँ ऐसे ही, अब यही वाला थोड़ी ना, आपको कुछ क्वेश्चन याद है मुझे, नहीं यही आएगा क्या, इस कॉन्सेप्ट से आया था, ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट पूछा था। लड़कों ने पता 90 नहीं तो मतलब 80% लड़कों ने ये टिक लगाया, दोनों निकाल दिया। तुम कैसे अभी सोच रहे थे कि नहीं उसकी रैंक 2 आ जाएगी, और उसमें तुम लगा के आगे इनकन्सिस्टेंट वाला, बड़ी कन्फ्यूजन थी। तो ये गलती यहाँ ध्यान रखने वाली होती है बस, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को रिमार्क करा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हमें लगता है साथ तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अरे नहीं, उसमें क्या है, वो अलग ही है। नहीं यार, 5 रो दी गई हैं। किसमें 10 में? अरे 5 ने तो क्या दिक्कत है। अच्छा रो देख के आए हो तुम घर से? हाँ क्या रो के नहीं है? नहीं रो के नहीं रो देख के आए तुम। रो देख के तुमने कहा 5 रो हैं, यही पूछते बड़ा है ये। अच्छा ट्राई किया था, ओके ओके ओके। नहीं कुछ नहीं लिखेंगे, अरे वहाँ क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। हमने तो सभी मैट्रिक्स को लिखा ना, अपने XYZ फॉर्म में आएगा बनेगा। अच्छा रो कितनी आएंगी, सुनो, इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन कितनी है 5। ये क्या होंगी, N या M? M होगा, M इंटू N होता, तो वहाँ पे भी तुम्हें N इंटू 1 करोगे ना X को तुम। ये कहाँ भूल गए फिर तुम? अगर आप 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको ये वाली चीज़ तो करानी पड़ेगी ना, क्राइटेरिया समथिंग। जैसे A आपका है M इंटू N का, तो X कैसा होगा, N इंटू X पीछे वाले से मिलाओ ना, तो तुम फिर N तुम्हारा 3 तो है वहाँ पे XYZ, तो 3 करोगे, 5 कहाँ से बना दिया, तभी तो मल्टीप्लाई हो पाएगा। बताओ, मैट्रिक्स भी शायद तुम्हारा गलत बनाया है फिर तो, मुझे लग रहा नहीं मैट्रिक्स सही बनाया है। हाँ रो इंटू कॉलम होता है। अब रैंक निकालो, और रैंक कितनी होगी, 3 से कम ही होगी। जितने टपल्स हैं उससे ज़्यादा, मतलब जितने अननोन से उससे ज़्यादा रैंक निकलेगी नहीं, ये तो कंफर्म हो गया। MN में जो लेस होता है रैंक उसी की आती है, उसी से लेस आएगी, इक्वल आएगी। यहीं से देख लो बस, मैं लगा दे रहा, मैं लगा दे रहा। हमारे पास हर एक क्वेश्चन का जवाब है, परेशान मत हो। आज नहीं होगा तो कल होगा, पर होगा जरूर। अच्छा ऐसे बैठने से कमर तुम लोग जरूर सीधी हो जाएगी, नहीं वैसे बैठ रहे आराम से टिक के पीछे। हाँ हम तो अपना देखेंगे ना, हमें जहाँ फ़ायदा होगा। तो उधर भी आप कर सकते थे। उधर ये छोटी वाली बेंच कहाँ मिलती है बताओ? हाँ उधर कहाँ है, डली नहीं है, नहीं डली ना, ज्वाइंट वाली है। दोनों ऐसा बैठो। नहीं तो उसमें एक ऐसी उसका जॉइंट है ना, ये वाली ज्वाइंट नहीं है, नहीं क्या कर सकते थे, उधर अंधेरा भी रहता है। यस, इधर कोई आता प्राइवेसी।
देखो तो मैट्रिक्स अगर तुम जब तैयारी करो उसकी जेएम वगैरह एग्जाम दो तो मैट्रिक्स पढ़ के जाओ और सिस्टम पढ़ के जाओ, उसमें तुमसे पूछेंगे वो डिटरमिनेंट के लॉ वगैरह, और यहाँ पे तुम्हारा यही पूछेंगे यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड के वैल्यू नहीं पूछने वाले, परेशान मत हो। वो तो अगर ये बताओ इस यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछेगा तो ऑप्शन भी देगा ना, और ऑप्शन देगा तो बच्चे सेटिस्फाई करा के रख लेंगे, सीधा से वहीं से निकल के आ जाएगा। तो ये तो नहीं पूछने वाला। हाँ वो ये पूछेगा किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन है, किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन है, तो लगाना पड़ेगा दिमाग, ठीक है। और कभी कभी तो वो केवल लैंग्वेज दे देता है ए आई जे लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स वेयर एम इज अ कॉलम एन रो एंड एम इज रैंक लेस देन एम, तो बताओ कि यूनिक होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है। हुआ? वो अभी कितना टाइम बचा है तो देखो जरा। 50 हो गए, यानी अभी हमारे पास 20 मिनट है ना, तो हम जल्दी करेंगे। एक क्वेश्चन ये और ठीक है, इनका 10 क्वेश्चन लगाया तुम्हारा नहीं हो गया? ठीक है, 7 और 11 दो बुंदेलखंड में आए वो और देख लें। 3 क्वेश्चन रह गए अपने, बस 3 क्वेश्चन का साथ दो मेरा थोड़ा सा। इसके एमसीक्यू की फ़ोटो भेज दी जाएगी, तो आप इसके एमसीक्यू सॉल्व करें और सबके टिक लगा के भेजें हमें अपने अपने आंसर, पेंसिल से लगा लेना। हाँ तो आपको किताब है तो पेंसिल से लगाओगे, आप इसमें लगा लेंगे। इसमें लगा लेना, जो नहीं है पूछ लेना। हुआ? एक और बहुत ज़्यादा आया है, बुंदेलखंड भी लिखा है इसमें, इसलिए क्यों वो होली कब की है? 25। तो पहले से यहाँ पे हैप्पी होली लिखा है, ठीक है, और एडवांस लिख दिया है, हैप्पी होली सर एडवांस। तो ये आपकी हर साल के लिए है, मतलब जब भी जहाँ जो भी टीचर पढ़ाएगा उसके लिए हैप्पी होली पूरी साल रहेगी। अच्छा होली में तो एक चीज़ देखी होगी, जैसे मान लो कुछ लोग अपने चेहरे बचा के रखते हैं, भिड़ेंगे नहीं हम, हाँ नहीं, और फिर उस दिन कैसे बन जाते खेलते हो नहीं खेलते हो? अरे यार सच में हमारे दोस्त ने एक बार ना गोबर वोबर खेली, हमें तो सच में वो होली अभी तक याद है। मतलब अब तो ठीक है, पहले ना, पहले तो नाले में उठा के रखा जाता सीधे। पहले तो मुझे लगता था जैसे आतंकवादी आ गए हो उस दिन के लिए, नहीं मतलब घर से बाहर निकलने की दिक्कत है, निकल गए तो गए तुम। और एक बार ऐसी जब ये ब्रिज बन रहा था ना, जब ये फ्लाईओवर बन रहा था अपना, तो इसकी मिट्टी निकलती थी गीली, जब ये फ्लाईओवर बन रहा था, इसकी मिट्टी जो वो मिक्स होती है पानी वाले से, जब नल से निकलती वैसी मिट्टी, तो डलवा दी साइड पे खेतों में, घर के पीछे साइड थोड़ा 2-3 गलियों। तो होली का टाइम था तो लड़कों ने गैंग बनाई, बोले जो भी निकले यहीं डालेंगे। अब हमारे एक दोस्त का घर, फ्रेंड का घर था उसी साइड उस तरफ, तो हम 2 लोग गए, हमने कहा चलो आराम से देख देख के जाएंगे। प्रशांत तो वो कह रहा अरे यार, अरे दोस्त हमारा, तो हमने से कहा अरे यार वो लड़के खड़े वहाँ डाल देंगे अपन को। अरे वो कैसे डाल देंगे, अपन जानते हैं कैसे डाल देंगे, उनकी ऐसे मजा डाल देंगे, तो उनको जिनको डालते उनको डाल रहे हैं। हमने कहा बात मान जा, डाल देंगे। अरे ऐसे कैसे डाल देंगे, चल। प्रशांत आगे आगे, हम पीछे पीछे, हमने देखा इन्हें, इनको पकड़ लिया, पीछे जाने का छिपे थे, बोला आगे पकड़ के डाल दिया। अब प्रशांत बुला रहे अच्छा तुम भी आ जाओ, हम भागे तुरंत ही। पूरा भिड़ गया, समझ चेहरा समझ नहीं दिख रहा था, समझ में इसका जब तो बन रहा था ना अपने आप में बहुत। अरे थोड़ा डालेंगे ऐसे, जानते थोड़ी ना है, देख के जाएंगे।
अच्छा ये थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ो, हमेशा कन्फ्यूजन हमें भी थी लेकिन अब कंप्लीट हो गई। जब हम पढ़ते थे तो हमें भी कन्फ्यूजन होती थी, है ना। तुम्हें भी अभी होगी, अभी तुम भूल जाओगे इनफाइनाइट कहाँ सॉल्यूशन होता, क्या रैंक है, क्या ऑगमेंटेड है, सब भूल जाओगे 4 से 5 दिन के बाद, देख लेना। अब इस क्वेश्चन में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ईटा, है ना, ईटा द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू ईटा, x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल टू ईटा स्क्वायर हैव आ सॉल्यूशन। देखो यहाँ दिक्कत, हैव आ सॉल्यूशन, बताओ सार्थक इसका मतलब क्या हुआ। कहाँ लिखा है यूनिक ही है, हैव आ सॉल्यूशन मतलब यूनिक तो नहीं, हैव आ सॉल्यूशन मतलब होता है ओनली कंसिस्टेंट। ये कन्फ्यूजन है, एक बार हमने ये गलती करी है, हैव आ सॉल्यूशन आया हमने सोच लिया यूनिक है और यूनिक को गलत कर लिया। हैव आ सॉल्यूशन ओनली कंसिस्टेंट, अब वो दोनों हो सकता, यूनिक भी हो सकता और इनफाइनाइट भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, लेकिन कंसिस्टेंट होगा ये गारंटी है। तो कह रहे हैं हैव अ सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। दूसरा बोला सॉल्व द कंप्लीटली इन ईच केस, तो केस बनेंगे तो उनको पूरा सॉल्व करना है। सबसे पहले आप मैट्रिक्स बनाओ, बना ली होगी कॉपी में अभी तक नहीं, 1 1 1 और ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1, ठीक है। फिर 1 2 4 और यहाँ पे ईटा 1 4 10 ईटा स्क्वायर, सही है। अब सिंपल सा यहाँ जीरो करना है, यहाँ जीरो करना है, तो R2 को क्या करोगे, R2 माइनस R1 और R3 को देखो सुनो, अभी कल हम एक बुक पढ़ रहे थे, लीना जबरे की थी, वो विवेक सहाय कुछ नाम के थे राइटर उसके, उसमें उन्होंने एक जगह बताया, कह रहे इसको बोल दिया उन्होंने 1, किसको, RI में मल्टीप्लाई करा KRI को, समझ रहे ये क्या है, हम उल्टा चल रहे थे। और सेकंड नंबर पे उन्होंने रखा उस बुक में RI को RI प्लस KRJ, समझ रहे हो, आ गई है इसके याद, आगे होगी। और उसमें रुको, RJ को उन्होंने एक जगह ऐसा बता दिया, ये पैटर्न को बता दिया 1 2 3, और अब वो क्या कर रहे हैं, इस जगह ये ना लिख के ये बताओ कौन सा है, ये वाला है, उन्होंने यहाँ पे केवल नंबर सेकंड डाल दिया बस। सोचो इतना हाई लेवल बुक बनाया हुआ है, आप समझ रहे, उन्होंने केवल यहाँ पे सेकंड नंबर डाला बस, अब कुछ नहीं लिखा है इसके इन्फॉर्मेशन में कि ये क्या 2 का मल्टीप्लाई करना, क्या माइनस का, कुछ नहीं, उन्होंने सेकंड समझ, अब तुम समझ गए, उन्होंने यहाँ पे सेकंड नंबर लिख दिया बस, तो तुम समझ जाओ कुछ इस टाइप का हो रहा होगा। जहाँ पे ये करना था वहाँ पे उन्होंने लिख दिया थर्ड नंबर, थर्ड। हाँ, तो सोचो मतलब कितना बुक को स्टैंडर्ड बनाया गया, मतलब अब तुम किसी को पढ़ाओ, पहले ये रटा दो, 3 ये फॉर्म हो गई बेटा, 1 2 3 सीक्वेंस वाइज चलेंगे। अब तुम्हें जहाँ तुम्हें कहीं रो चेंज करना हुआ, तुमने डाल दिया नंबर 3, अब जिसने नहीं पढ़ा वो खत्म। तो वो स्टैंडर्ड बुक ये उसमें लिखा था, तो थोड़ी देर तो हमें भी समझ में नहीं आया, पर हम जब पीछे गए तो फिर आ गया था, तो तुम्हें बता दिया। अब ये क्या होगा, 1 1 1 1 और ये 0 है ना, 1 और 3 ईटा माइनस 1 और ये हो गया 0 3 9 ईटा स्क्वायर माइनस के 1, कुछ इस टाइप बनेगा। अच्छा, अब करना है R3 को R3 माइनस 3R2, ओके। तो 1 1 1 0 1 3 ईटा माइनस के 1 0 0 एंड 0, है ना। हाँ, तो यहाँ पे कितना आएगा जरा बताओ जरा सॉल्व करके, ईटा स्क्वायर माइनस के 1 माइनस 3 ईटा और प्लस 3 हो जाएगा, है ना। तो ईटा माइनस के 3 ईटा प्लस के 2, तो यहाँ पे ये आएगा ईटा स्क्वायर माइनस 3 ईटा प्लस के 2, बोलो सही है, सही है। अब तुमने देखा इतने को बोलते हैं हम लोग ए मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ ए कितना आया है 2, और रैंक ऑफ ए बी का अभी नहीं पता, लेकिन पता चल जाएगा कब, अगर आप इसके बारे में जज कर लो। तो हम ये ले रहे हैं, बताओ क्यों ले रहे हैं, ले लिया तो इससे इसकी रैंक बराबर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है हैव अ सॉल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंसी गारंटी थी, तो गारंटी थी, अगर इसको डज नॉट इक्वल 0 मान लेंगे फिर तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, तो इसलिए 0 लेना ही पड़ेगा। बोलो, अब हम ईटा को यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ईटा स्क्वायर माइनस कितना आएगा 3n प्लस ईटा ना, बोलो सही है, नहीं सॉरी 2 करना पड़ेगा ना, 2 ईटा माइनस ईटा, सम करने पे 3n चाहिए और मल्टीप्लाई पे 2 चाहिए, हो गया n प्लस 2 इक्वल टू 0। जब कॉमन करेंगे तो ईटा माइनस के 2 माइनस 1 कॉमन लिया, ईटा माइनस के 2 इक्वल टू 0, सो ईटा इज इक्वल टू 2 एंड 1, 2 वैल्यू आई, तभी तो उन्होंने बोला है सॉल्व करो कंप्लीट इन ईच केस।
आई है, तो पहले हम लेते हैं ईटा इज इक्वल टू 2। ओके, ईटा इज इक्वल टू इस फॉर्म में रखेंगे जरा, तो क्या बनेगा जरा बताना। 1 1 1 0 1 3 0 0 0 और ये 1 1 और 0 0 ही तो करना था। अब ये इसको मुझे यहाँ से क्या निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब सॉल्यूशन तो आया, सॉल्यूशन कैसा आया, इनफाइनाइट आया, मतलब आर्बिट्री कुछ तो होगा। और वो आर्बिट्री कौन सा होता है, होमोजीनियस वाला। एक होगा तुम्हारा कौन सा, नॉन होमोजीनियस वाला, क्योंकि सॉल्यूशन जो आएंगे वो कैसे आएंगे, n माइनस आर प्लस 1। n कितना 3, r कितना 2 प्लस 1, कितने सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन, 1 प्लस 1 तो 1 आर्बिट्री एंड पर्टिकुलर जो वैल्यू लेकर चलेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसको फिर से ऐसे राइट कर लेते 1 1 1 0 1 3 0 0 0 ए मैट्रिक्स, x मेरा x y z और b मेरा 1 1। ठीक है, समझ आया इसका। यहाँ से बॉटम टॉप चलेंगे, ये तो खत्म हो गया, यहीं से करना पड़ेगा सेकंड रो से। तो कितना आएगा, y प्लस 3z इक्वल टू 1 आया ना, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस 3z। देखो y डिपेंड किस पे कर गया, z पे। ऐसे यहाँ से करो जरा, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया 1, और y की वैल्यू पुट करो जरा यहाँ पे, 1 माइनस 3z प्लस जेड इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ और माइनस 2 तो कितना आ गया, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 2z। x भी डिपेंड किस पे हो गया, z पे, पर z तो नहीं मिला ना, तो z लेट क्या करेंगे हम लोग c। तो अगर z c हो गया तो y कितना आ गया फिर यहीं से 1 माइनस 3c और x कितना आ गया 2c। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा 2c 1 माइनस 3c और c। ठीक है, अगर आप c ले लोगे, कौन सा c, अगर आपने c 0 पुट कर लिया तो मिलेगा ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, 0 0 वाला होमोजीनियस वाला। और अगर c 0 नहीं लिया तो कौन सा मिलेगा, ये वाला सॉल्यूशन, वो एक ये होता है। कंफर्म। अच्छा, ये तो ईटा इक्वल टू 2 के लिए हुआ, ईटा इक्वल टू अगर 1 लेते तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो कंडीशन कहाँ दिक्कत होती, तो यहाँ पे भी 0। तो बस यहीं से चेंज कर लो ना क्वेश्चन को, तो y इक्वल टू माइनस 3z बोलो, तो x ही हम कर लोगे वो वाला कि कर दें, करो। पर तुम लगता है पढ़ लिया पहले से, क्यों पर तुम तुम कम बोल रहे अभी, क्या बात है अभी यार, तुम नए नए आए। हाँ बीमार हो गए, बीमार, हाँ तुम फिंगर तो खाओ शाम को डेली। कौन खा रहा है फिंगर शाम को, हमने देखा है कई बार तुम्हें। नहीं मोमोज खाते, फिंगर ही नहीं खाते तो मोमोज तो खाते, नहीं, तो खड़े क्यों लिए है बताओ पे वहाँ पे। रोल खाते। देखो रोल, देखो अब मतलब ये सही है, मतलब फिंगर नहीं खाते, मोमोज नहीं खाते, रोल खाते साहब, वो तो और जहरीला है। वो तो कितना दो खाते हम डेली कर सकते हैं, उसकी पहले तो चटनी, पहले जहर है, फिर कितना वाला कितने फ्राई करते हो, वैसे भी कम खाते हैं। पर खाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे उपास में नहीं, फॉर्मेलिटी, जैसे कोई जो व्रत रहते हैं ना, तो वो साबूदाना की खीर बना लेते, वो कौन सी, सॉरी मैं कह रहा खीर बना लेते नहीं। कुछ लोग उपास रहते तो दिन भर खाते 2-2 घंटे में, मतलब ये कर लिया वो कर लिया। मैंने कहा फिर उपास क्यों रहे ये, समझे नहीं है, कुछ अलग अलग आइटम बना के खाए जाते हैं उपास में। छोटे में हम भी रहते थे उपास इसलिए कि कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा खाने को। अब दीदी जैसे टिफिन खोला अपना, पहुंच गए दीदी के पास, घूर के देख रहे दीदी को, जैसे बंदर देखते ना, अब दीदी कुछ तो लेंगे ही, है ना। हेलो, एक्सरसाइज क्वेश्चन लगवा जल्दी जल्दी हैं, 2 क्वेश्चन और, 7th बुंदेलखंड और 11। वैसे तुम लोग कर लोगे, फिर भी देख लो, काफ़ी सारा ज्ञान की बात बता दी तुम्हें हमने आज, इससे ज़्यादा और क्या पूछेंगे एग्ज़ाम में। अब तुम्हारा 10 हो गया होगा, क्यों सार्थक 10 हो गया होगा। एक बार घर जगह ट्राई करो, फिर कोई नई चीज़ आती है तो हमने डिस्कशन कर लेना, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे, पर एक बार खुद से लगाओ। मेरा मानना है कि देखो पास तुम लोग हो ही रहो, ये तो कंफर्म है, थोड़ा सीख जाओ बस यार, यहाँ पे आ रहे हो मेरे मुझसे पढ़ने, तो थोड़ा सीखो कुछ ना कुछ। 11th में बता दें, अब सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सारे क्वेश्चन, इसमें कोई है ही नहीं लॉजिक जो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन लगवाऊँ, टोटल टाइम वेस्ट करना है।
सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं इसके। बता दे रहा अभी तुम्हें एक दो क्वेश्चन, तो तुम और देख लेना। रोहित सर चले गए यार। पुलिस वाला लगा चल पेपर दोबारा होने ना, मैं फिर आ नहीं पाया। आज का हो गया। तो ऐसे भी सीख लिए जो वैल्यू निकालने वाले है ना, और इस टाइप से भी सीख लिए कि कंडीशन वाले ना। अब सारे क्वेश्चन में बस यही कह रहे हैं वो, बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालो एक्स वाई जेड की वैल्यू, बस यही सब है। सारे क्वेश्चन तुमसे लग जाएंगे। अब मेन काम होता है तुम्हें रो एक्लन फॉर्म बनाना। मेन काम है तुम्हारा रैंक निकालना। अगर तुम्हें रैंक निकालना आ गई तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही लग रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कल से शायद जो जब आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू आएगी वहाँ से रैंक निकालने वाला काम खत्म। वहाँ से निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट निकाल के और रूट निकालना पड़ेंगे, फिर वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो देखो 7 क्वेश्चन बुंदेलखंड ने पूछा गया, सो दैट इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 8z प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यही है। 3x प्लस वाई माइनस 4z इक्वल टू 0 हाँ ना 0। 2x प्लस 5y प्लस 6z माइनस 13 इज इक्वल टू 0। और क्या बोला इन्होंने, आर कंसिस्टेंट, ये दिखाना है, ठीक है ना, शो करना, ठीक है। शो दैट लिखा हुआ है, शो दैट आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व दी सेम, हाँ सेम, अच्छा वैल्यू फाइंड करनी है। सुनो ध्यान से, इट इज़ होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस, गौर से देखो। होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन? होमोजीनियस, अच्छा हाँ नॉन होमोजीनियस है ना। 13 में देखा नहीं है ना, 10 में देखा। बोलो, तो लिखा है क्योंकि ये कांस्टेंट बैठा हुआ है वो इस तरफ। अच्छा, हम ऐसे तो सारी क्वेश्चन 0 बना सकते हैं इस साइड लाके, तो कांस्टेंट देखो। तो ये सही में क्या है, ये नॉन होमोजीनियस है, जल्दबाजी में बोलते हैं बच्चे। तो ये हो गया कितना, माइनस के 10, 3x प्लस का y, अच्छा यह तो ऑलरेडी लिखा ही है, ये तो इसको क्यों लिखना, इसको लिख लो बस। तो ये बात तय होगी कि ये हमारा नॉन होमोजीनियस है। मैट्रिक्स बना लो जल्दी से, 1 माइनस 3 माइनस 8 3 1 माइनस 4 2 5 6 है ना, माइनस 10, ये ऑगमेंटेड मल्टीपल लाइन डाल दी मैंने, माइनस 10 0 और 13, ठीक है। हमें हाँ बिल्कुल, इन्होंने बोला कंसिस्टेंट है, मतलब दोनों की रैंक बराबर आएगी। हमें ये कंसिस्टेंट का मतलब हमें ये शो करना है, हमारा काम केवल इतना हो जाएगा, इतना दिखा दें काम बन जाएगा, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वी। अगर हम ये दिखा दें, इतनी तो बोला, अब वो पूरे के एन के इक्वल आ जाए उससे मतलब नहीं है, केवल इतना दिखा दो बस, हमें मतलब नहीं है कितनी लेस देन एन है या इक्वल टू एन है,
और फिर कह रहे हैं सॉल्व करो, मतलब उस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे फिर हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आर वही एक्लन फॉर्म बनाएंगे, R2 माइनस 3R1, और उस किताब में लिख रहे थे केवल नंबर 2 डाल दिया उन्होंने, बस समझ जाओ तुम। सोचिए इतनी स्टैंडर्ड बुक थी यार। नहीं चल रही, अरे यार किताब नहीं चल रही। अच्छे टीचर वही पढ़ा रहे हैं ना, फिर डिप्स अकेडमी जैसी कोचिंग है ना, तो वहीं वही पढ़ाई जाती। R3 माइनस का 2R1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 10 और 3 माइनस 3 0 और 2 माइनस 2 0। हमने इसलिए कराई था कि 0 हो जाए। यहाँ पे आ जाओ ज़रा, 1 और प्लस 9 10 को बोलते हैं टन, है ना। और ये हो गया माइनस 4 प्लस 24 20, कितना अच्छा आ रहा। और 0 तो 30 आएगा फिर तो। 10 मल्टी करें ना, 3 चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आओ, 5 माइनस का 6 11, तो भाई 22 आना चाहिए। 6 और प्लस 16 22, तो 33 आएगा फिर तो, है ना। तो 13 और प्लस 20, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 33 आना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो हम ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप R2 में क्या करोगे, 10 का डिवाइड, हाँ या ना। R3 में क्या करोगे, 11 का डिवाइड, बोलो क्या बना, 1 माइनस 3 माइनस 8 0 1 2 और 3 0 1 2 और 3, वाह सही है। तो हम क्या करेंगे, R3 को R3 माइनस R2, अब तुम्हें पक गया हूँ ये R2 कर करके, बंद करो इसको आज, बस बहुत है ये। 1 माइनस 3 माइनस का 8 0 1 2 0 0 0, है ना। और यहाँ पे माइनस 10 3 0, क्या है भैया, रैंक ऑफ ए इक्वल टू, रैंक ऑफ ए कितनी है 2, और रैंक ऑफ ए भी पूरे में देखो वो भी 2, है ना। इस हिसाब से क्या हुआ, कंसिस्टेंट। लेकिन कैसे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि लेस देन 3 है, 3 क्योंकि एक्स वाई जेड। अब वो एक्स वाई कौन से होंगे, वो कैसे निकालने हैं, तो वापस यहीं आ जाओ, है ना। 1 माइनस 3 माइनस 8 0 1 2 0 0 0 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस 10 3 0। बॉटम टू टॉप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा y प्लस 2z इज इक्वल टू 3, और हाँ x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 10। लेट z इक्वल टू c, क्योंकि एक तो लेना पड़ेगा, z इक्वल टू c लेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3 माइनस 2c, ओके। x की प्लेस रख दो, x माइनस का उस साइड ले जाओ पहले, है ना। x इक्वल टू माइनस 10 माइनस 2c और प्लस 3y मतलब 3 माइनस 2c, अरे नीचे कट जाएगा ना, बस ठीक है। अब तुम आ जाएगा, इतना नहीं कर पाओगे, ठीक है। टाइम भी हो गया होगा, मैं देखो 12 हो गए, राइट अभी हमारे पास है 3 मिनट का, तुम 3 मिनट छापोगे लेकिन। तो अब हम इसको ख़त्म करते हैं, और इसका अगर जो भी पूछना हो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का तो आप पूछ लेना, ठीक है। जो भी एक्स वाई जेड आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन है, आपको ना आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। प्रधानाचार्य अलग बुक पब्लिकेशन है, वो कौन सा पब्लिकेशन था, अग्रवाल पहली वाली में इसी की थी हैं, RRP, सही है, अलग एक डायरेक्टर, ठीक है। करो तुम आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं।